नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। तो फ्रेंड, इस क्लास में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं? तो इस क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीएचडी सिनॉप्सिस कैसे तैयार करें, वो भी आसान तरीके से। तो फ्रेंड, आपके पास मालूम है कि बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे नॉलेज वाले भी होंगे, लेकिन आप जब बात करेंगे उनसे तो मालूम है बहुत ही कम लोग होंगे जो आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। ठीक है, नहीं तो किसी के पास इतना समय ही नहीं होता है कि वो आपकी हेल्प करने के लिए अपना समय दे पाए, है ना। तो उसी जो आपकी प्रॉब्लम है पीएचडी सिनॉप्सिस तैयार करने की, तो वो मैं यहाँ पे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहूँगी। अगर आपको क्लास पसंद आए, आपको बताने का तरीका अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम इस टाइप के और भी टॉपिक लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड, सिनॉप्सिस कैसे तैयार करना है, तो शुरुआत हम कहाँ से करते हैं कि आपने अगर नेट क्वालिफ़ाई किया है, आपने जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया है, तो आप क्या करना चाहेंगे? पीएचडी करना चाहेंगे। तो अब आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, जो भी सब्जेक्ट हो, तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पास लगभग 3-4 टॉपिक होने चाहिए। कोई एक टॉपिक चुनकर आप मत बैठिए, क्योंकि मैंने अधिकतर लोगों से बात की है तो उन लोगों ने यही बताया कि जो मैंने टॉपिक चुना था वो हमारा डिलीट कर दिया गया या रिजेक्ट कर दिया गया और हमें दूसरा टॉपिक दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास आप कहीं गए, इंटरव्यू आपका हुआ, तो आपका बोल दिया गया कि अगर आपको ये टॉपिक आपका रिजेक्ट कर दिया जाए तो आप दूसरा क्या लेना चाहेंगे, तो आपके पास दूसरा टॉपिक भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको लेकर चलूँगी स्क्रीन पे, तो उस पर मैं आपको बताऊँगी कि देखिए किस तरीके से आप जो है सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं। ओके, तो आप सभी भी अगर आप अभी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और पीएचडी करना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई कर चुके हैं तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत डीपली तरीके से कोई नहीं बताएगा। ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और दूसरा मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद से ये चीज़ तैयार की है तो मुझे मालूम है, और उसके बाद मैंने खुद से तैयार करके जब मैंने जाँचने के लिए 3 लोगों को सेंड की है, जो हमारे सीनियर हैं उन लोगों को, तो उन्होंने कहा भी कि आपकी जो है सिनॉप्सिस बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई है, आप इस पर अच्छा वर्क कर सकती हैं। तो फ्रेंड, अब मैं उसी को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी कि आप लोग भी इस तरीके से सीख लीजिए, आगे भविष्य में आपके काम आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड मैं क्या बताने वाली थी आपको। दूसरा, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी यहाँ पे कि आप लोग हमारे साथ बहुत सारे लोग जो हमारे जुड़े हुए हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि जैसा आप सभी को मालूम है कि मैंने बीएचयू से और लखनऊ से दोनों जगह से पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, लेकिन अभी तक मेरा जो है एडमिशन नहीं हो पाया है। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप कहीं से भी हैं, किसी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर वहाँ पे वैकेंसी आ रही हैं तो आप ज़रूर मुझे जो है इन्फॉर्म करें, जिससे मैं भी अपना जो है एडमिशन ले सकूं पीएचडी में। तो आई होप आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम है मेरे पास सोर्स बहुत ही कम है, जिसकी वजह से मैंने आज तक जो है अभी तक पीएचडी एडमिशन नहीं ले पाई हूं मैं। तो आई होप आप लोग मेरी जो है हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ कि किस तरीके से मैंने आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से तैयार की है और इस चीज़ को कैसे तैयार करना है और इसमें क्या क्या ऐड करना है अगर आपने कोई टॉपिक चुना है। ठीक है, तो फ्रेंड, आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे आप जो है देखेंगे कि मैंने यहाँ पे टॉपिक जो चुना है वो है आपका गिरिराज किशोर जी के जीवन से। तो गिरिराज किशोर के समग्र उपन्यास जो हैं वो मैंने लिए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपने ये टॉपिक लिया है। ठीक है, अब आपका ये रिजेक्ट अगर कर दिया गया तो आपके पास दूसरा होना चाहिए, दूसरा भी होना चाहिए। मैंने 3-4 टॉपिक चुने, तो उनमें से मैंने ये है, इस पर मैं सिनॉप्सिस तैयार करने जा रही हूँ। अभी मैंने सिर्फ रूपरेखा तैयार की है कि किस तरीके से तैयार करना है, फिर इसमें क्या लिखना है। ये तो आप सभी, जब आपकी एक रूपरेखा तैयार हो जाती है फिर उसके अंदर क्या लिखना है तो मतलब आसान है, लेकिन इस तरीके से तैयार करना थोड़ा टफ है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हमने इसी तरीके से आप जो भी टॉपिक चुने उसको इसी तरीके से लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा में गिरिराज किशोर के जीवन व्रत एवं रचनात्मक कार्यों का महत्व अनुशीलन। ठीक है, तो इसमें मैंने फिर इसको चेंज किया है, तो इसमें जीवन दर्शन हो गया है कि गिरिराज किशोर के उपन्यासों में जीवन दर्शन। ठीक है, तो इसको चेंज करके इस तरीके से, या फिर आप इसको कई तरीके से घुमा फिरा के लिख सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई एक रचनाकार है उसके नाटक भी लिए जा सकते हैं, उसकी कहानियाँ भी ली जा सकती हैं, उसका सिर्फ जीवन ही लिया जा सकता है, सिर्फ उसके जो है उसकी समग्र विधाएं ली जा सकती हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपना सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं। हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो ये हिंदी का है। तो हमने प्रथम अध्याय जो लिया है, प्रथम अध्याय, तो ये आप देख सकते हैं मैंने खुद से ही बनाया है इस तरीके से। आप लोग भी बताइएगा मुझे कि क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे सीनियर भी हमारी क्लासेस देखते हैं, तो अगर आप सीनियर हैं तो आप बताइएगा कि ये किस तरीके से, बल्कि ये जो टॉपिक है ये चेंज हो चुका है, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, अपना जो है टॉपिक इस तरीके से लिखकर फिर अध्याय बार आप जो है उसे बांट सकते हैं। लगभग 5 या 7 अध्याय होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए कोई। हाँ, दूसरी बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी आपको कि लगभग आपकी सिनॉप्सिस जो है 7-8 पेज की होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम की नहीं होनी चाहिए, 7-8 पेज होने चाहिए आपकी सिनॉप्सिस के। ठीक है, तो अध्याय 1 में मैंने क्या लिया है, तो अध्याय 1 में मैंने लिया है जीवन व्रत, जिसमें जन्म, माता पिता, बचपन, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, व्यक्तित्व, वैवाहिक जीवन, संतान, रचना की प्रेरणा स्रोत और रचनात्मक कार्य। फिर दूसरा अध्याय जो है, इसमें अध्याय 2 में क्या लिया है, तो जैसे हम ये बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं वो कहते हैं कि हम लिखें क्या, उसमें जो सिनॉप्सिस तैयार करें उसमें लिखें क्या। ठीक है, तो आपको बस इसी तरीके से तैयार करना है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको एक नॉलेज होना चाहिए, एक आपको हिंट मिल जानी चाहिए, क्योंकि सभी लोग हायर में पहुंच चुके हैं, तो इतना जो है हार्ड वर्क नहीं है, सिर्फ समझना है कि किस तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो दूसरा अध्याय जो है इसमें हमने गिरिराज किशोर का साहित्य में प्रवेश लिया है। ठीक है, गिरिराज किशोर का साहित्य में प्रवेश, मतलब आप किसी भी रचनाकार को ले रहे हैं या उनकी जो रचनाएं ले रहे हैं, ठीक है, विधाएं ले रहे हैं, तो उसको इसी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रमुख रचनाएं, कथा साहित्य, उपन्यास, अन्य समग्र रचनाएं, पुरस्कार, सम्मान। ठीक है, ये दूसरे अध्याय में। फिर तीसरा अध्याय जो है इसमें हमने क्या लिया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि पहला गिरमिटिया उपन्यास में प्रवासी व मजदूर वर्ग के जीवन का चित्रण। ठीक है, लेकिन इसको फिर हमने हटा दिया है। लेकिन आप इस तरीके से अगर आप तैयार करें, मैंने इसी तरीके से तैयार किया, लेकिन मैंने दूसरा टॉपिक ले दिया है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे, अब इसको क्या करना है, इसमें इसका जो प्रवासी व मजदूर वर्ग के जीवन का चरित्र जो लिया है पहला गिरमिटिया का, जो गिरिराज किशोर का है, तो उसमें हमने कथानक लिया है, फिर उसका चरित्र, फिर संवाद और देश काल व वातावरण, फिर उद्देश्य और फिर शैली। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। तो इसके बारे में आपको समग्र रूप से लिखना है, विस्तार रूप से इसके बारे में लिखना है बाद में, लेकिन एक रूपरेखा तैयार करना सबसे कठिन चीज़ होती है ना। तो अब जो है अध्याय 4 जो है इसमें हमने क्या लिया है, तो इसमें हमने लिया है गिरिराज किशोर के साहित्य में प्रवासी साहित्य की स्थिति, क्योंकि इन्होंने जो पहला गिरमिटिया लिखा है उसमें मजदूर वर्ग भी है और प्रवासी साहित्य भी है। ठीक है, दूसरा है गिरिराज किशोर के साहित्य में मजदूर वर्ग के जीवन का यथार्थ चित्रण। ठीक है, यथार्थ चित्रण। फिर हमने लिया है सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, और फिर इसमें हमने लिया है अध्याय 5। ठीक है, अध्याय 4 आपने देखे, अध्याय 5 जो है इनका हमने लिया है, तो इसमें हमने लिया है गिरिराज किशोर के समकालीन रचनाकार, जो इनके समकालीन रचनाकार हैं उनको इसमें हमने लिया है, तो उनके बारे में थोड़ा हम इसमें चर्चा करेंगे। फिर हमने अध्याय 6 लिया है जो, तो उसमें लिया है गिरिराज किशोर के उपन्यासों में जीवन दर्शन। लेकिन अब जो ये अध्याय जीवन दर्शन जो है ये हमारे सिनॉप्सिस का मेन पॉइंट हो गया है। ठीक है, तो ये गिरिराज किशोर के उपन्यासों में जीवन दर्शन हमारे अध्याय 6 में हमने लिखा था, जो अब हमारा मेन हो गया है पॉइंट। अध्याय 7 में निष्कर्ष लिया है, अध्याय 7 जो है उसमें हम निष्कर्ष देंगे पूरा कि इसको हमने क्यों लिया है, इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इसके क्या, इससे हमें क्या लाभ होगा, इसमें हम क्या नया जोड़ेंगे, इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, इसके तथ्यों में हम क्या सर्च कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें निष्कर्ष में लिखनी होंगी। ओके फ्रेंड, तो ये थी हमारी पूरी सिनॉप्सिस। आप भी इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं, मतलब इस टाइप से आपको ये नॉलेज हो गया कि हम किसी सिनॉप्सिस को तैयार करें तो वो कितना बड़ा होना चाहिए,
और जब भी ये भी आपको याद रखना है कि आप जितना रुचिकर बना सकते हैं, आप उसमें जितने अच्छे फैक्ट डाल सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा। ओके, उसको खूब सुंदर सा बनाइए। जो अगर आप हार्ड कॉपी भी लेकर जाएं तो अच्छा लगे। हार्ड कॉपी लेकर जाएं तो उसको फाइल में सेट कर लीजिए। उसको मतलब ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। फ्रेंड, मैं एक बार इंटरव्यू में जा चुकी हूँ, तो मैंने देखा है कि किस तरीके से लोग तैयार करके ले जाते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से तैयार करना है, चीज़ों को बहुत ही रुचिकर बनाना है। आर्ट में जैसे आर्ट एक कला आप बनाते हैं, आप कला को जितना ही रुचिकर बना लेंगे, जितना ही उसको जैसे अट्रैक्टिव ऐसा हो कि दूर से लोग देखें उसे कि हाँ ये एकदम से अलग लग रहा है। तो आप अगर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत ही ध्यान रखनी है कि आप अगर सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हैं तो आपको एकदम से अलग तरीके से बनाना है। उसको खूब अच्छी सी फाइल में ये अपने जो सिनॉप्सिस के पेज हैं उनको लगाना है। उसको जितना अच्छा आप उसमें बॉर्डर भी बनवा सकते हैं, चारों तरफ से अच्छा सा बॉर्डर बनवा लीजिए। जैसे मैंने ये पूरा बनाया है तो इसमें हम बॉर्डर, अगर मैं कंप्यूटर पे बनाती हूँ, इसको लैपटॉप से बनाती हूँ, तो इसमें बॉर्डर भी लगा सकती हूँ अच्छा सा, और इसका पेज जो है उसको भी कलर कर सकती हूँ। तो आप इसमें भी अलग से काम करेंगे ना तो ये चीज़ें जो बहुत मायने रखती हैं। तो ये जो सामने वाला देखेगा कि हाँ इसने जो है इतना मेहनत इसमें की है, तो वो ये जो है अपना पीएचडी का काम भी बहुत अच्छे से कर सकता है। फ्रेंड देखिए, कहीं ना कहीं फैक्ट तो हर चीज़ का पड़ता है ना। तो आप जो है इस तरीके से अपना सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैम कुछ बता सकती है, तो इसके अलावा भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिसका आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा मेरा व्हाट्सएप का, तो वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस आ रही हैं एंट्रेंस की भी। अगर आप यूजी और पीजी का एंट्रेंस दे रहे हैं तो उसके लिए हिंदी साहित्य की क्लासेस आ रही हैं। यूजी पीजी में ज़्यादा नहीं, उसकी भी मैं क्लासेस बनाऊंगी अलग से, क्योंकि मुझे मालूम है आप सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैं जल्द ही क्लास बनाऊंगी कि यूजी पीजी में आप कैसे सब्जेक्ट चुनें और किस तरीके से उनको तैयार करें। ओके फ्रेंड, तो मैं हर चीज़ पर वर्क करना चाहूँगी और साथ ही हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाना चाहूँगी। तो आप लोग भी अगर हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल को भी थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा, किसी अपने फ्रेंड को सेंड कर दीजिएगा। और अगर आपको यहाँ पे कोई कमी लगे, अगर आप हमारे सीनियर हैं, तो अगर आपको इसमें कोई कमी लगे तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो हम उसमें सुधार करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये जो मेरा नॉलेज था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जो मेरा पर्सनल नॉलेज था इसमें फ्रेंड मेरे किसी ने भी कोई हेल्प नहीं की थी। ठीक है, सिर्फ मैंने अपने दोस्तों से बात की और उनसे पूछा कि किस तरीके से तैयार करना है, तो फिर मैंने इस तरीके से इस चीज़ को मैंने मतलब इस चीज़ में जो है अपना वर्क किया। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं, इससे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इस समय जो है पीएचडी का जो लोग नेट कर रहे हैं तो उनको पीएचडी में एडमिशन लेना है, सिनॉप्सिस तैयार करनी है। और एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगी कि टॉपिक अपने 2-3 टॉपिक ज़रूर रखिए और अपना सिनॉप्सिस बहुत अच्छे से तैयार करिए, तो आप इंटरव्यू में ज़रूर सिलेक्शन ले पाएंगे। ओके, तो फ्रेंड एंड करेंगे यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।